बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हम स्टार्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, डिस्कस की थी, लेकिन आज फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज with respect to changing external environment is called thermoregulation। यानी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना है किसके मुताबिक, जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है, लेकिन वही चेंजिंग जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो रही है उसके मुताबिक बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होगा विद इन ए टॉलरेबल रेंज, उसको क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने में जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो क्या है? कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, और उसके साथ साथ ये कोप विद है, यानी निपट रहा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के साथ। वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या हो सकती है? टेम्परेचर एक्सट्रीम। अब अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का सेंस करेगा। अब यही कंट्रोल सिस्टम सेंस करने के साथ साथ इसके साथ निपटेगा। इस निपटने के साथ साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठीक है, विद इन ए टॉलरेबल रेंज। इसी को क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। देखिए, कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट in organisms to cope with environmental stresses including temperature extreme। ठीक है। अब थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, अगर हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, हाई टेम्परेचर पर भी बात करेंगे और लो टेम्परेचर पर भी, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर अडाप्टेशन कौन कौन सी आ रही हैं जब हाई टेम्परेचर होता है और उसके साथ साथ लो टेम्परेचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं अडाप्टेशन इन प्लांट्स इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशन होती है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। डीनेचर्स द एंजाइम। अब टेम्परेचर जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से राइज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, तो उसके नतीजे में एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या है? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो तमाम केमिकल रिएक्शन भी क्या है? डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, डैमेज द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो चुका है, यानी बॉडी के अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या है? डैमेज हो चुके हैं, यानी उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय हुआ है। एंजाइम डीनेचर हो चुके हैं तो उसके नतीजे में डैमेज था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो चुका है। तो इसके नतीजे में प्लांट ने क्या अडाप्टेशन करनी है? फर्स्ट वन है कि प्लांट्स यूज इवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए प्लांट्स ने इवेपोरेटिव कूलिंग करनी है। ये इवेपोरेटिव कूलिंग प्लांट किसके जरिए करेगा? ट्रांसपायरेशन के जरिए। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? कि इवेपोरेशन होगी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जरिए। जब इवेपोरेशन होती है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट के जरिए, यानी स्टोमेटा के जरिए, तो प्लांट्स को कूलिंग मुहैया होती है। तो उस कूलिंग के जरिए प्लांट्स सरवाइव कर लेगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि जब इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, कूलिंग तो मुहैया हो रही है, कूलिंग तो आ रही है प्लांट्स को, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो तमाम पानी जो हो प्लांट से है वो एवापोरेट कर जाएगा। जब एवापोरेट कर जाएगा तो प्लांट्स क्या है? विल्ट हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल। ठीक है। अब उसके साथ साथ ये थी फर्स्ट वन अडाप्टेशन, लेकिन सेकंड वन क्या है? मोस्ट प्लांट्स हैव अडाप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। अब बहुत ज़्यादा प्लांट अपने आप को अडाप्ट करते हैं और उसके साथ साथ सर्वाइव करते हैं किसमें? हीट स्ट्रेस में। एज द प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन। वो प्लांट कौन से हो सकते हैं? वो टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन के अंदर जो प्लांट्स हैं। टेम्परेट रीजन क्या होता है? टेम्परेट रीजन वो है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। लेकिन इस टेम्परेचर हाई रीजन के प्लांट्स ने अपने आप को सर्वाइव करना है। सर्वाइव किस तरह करना है? कि इनके अंदर अडाप्टेशन होगी। अब टेम्परेट रीजन फेस द स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव टेम्परेचर। अब इस टेम्परेट रीजन के अंदर जो प्लांट्स हैं
वो जो प्लांट्स फेस करते हैं स्ट्रेस हाई टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है चाहिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता है। एंजाइम बेसिकली होते क्या हैं कि प्रोटीन इन नेचर है। अब प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब वो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, उनका जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो खुलना, ग्लोबुलर प्रोटीन खुलना स्टार्ट हो जाती है मखसूस पॉइंट से, क्या है ये है खुलना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हीट शॉक प्रोटीन जब प्लांट्स के सेल के अंदर अडाप्टेशन के नतीजे में हीट शॉक प्रोटीन जब प्लांट्स के सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये क्या करती है, एंजाइम को कवर कर लेती है। यानी एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको कवर कर लेगी, कवर भी उन मखसूस पॉइंट से करेगी जिधर से एंजाइम ये प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्रोटीन ने उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। जब ये कवर कर लेगी तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एंजाइम नॉर्मल वे के अंदर काम करता रहेगा। जब एंजाइम नॉर्मल वे के अंदर काम करता रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी डैमेज नहीं होगा, यानी तमाम केमिकल रिएक्शन भी इन सीक्वेंस यानी नॉर्मल वे के अंदर बॉडी में क्या है परफॉर्म होते जाएंगे। यानी इस हीट शॉक प्रोटीन ने एंजाइम को तो ऊपर से टोटली तौर पर कवर कर लेगी। जब एंजाइम को कवर कर लेगी, एंजाइम नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर काम करते रहेंगे, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। तब जाके मेटाबॉलिज्म भी क्या है इन सीक्वेंस के साथ क्या है नॉर्मल सीक्वेंस के साथ परफॉर्म होता रहेगा। अब अडाप्टेशन इन प्लांट्स at high temperature, sorry to say low temperature, adaptation in plant in low temperature, अगर लो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर, फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। अब सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो क्या अल्टर हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से मखसूस चीज़ों को इंटर होने दे रही है उसको फ्लूइडिटी कहते हैं, वही क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन मखसूस चीज़ों को इंटर होने देती है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब सेल के अंदर जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगी, वही क्रिस्टल क्या परफोरेशन का सबब बनती है। ये किस पर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर होगा। प्लांट रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन। अब इस प्लांट्स ने क्या अपने आप के अंदर एडाप्टेशन लानी है, कैसे रिस्पॉन्स देना है ताकि इस लो टेम्परेचर पर सर्वाइव हो जाए। देखें, प्लांट रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड की प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देंगे, लेकिन कौन से फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होते हैं। अब उस ऑयल फॉर्म के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगी उनकी क्रिस्टल्स नहीं बनेगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर क्रिस्टल भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से प्रोफोरेशन नहीं होगी। अब इसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर, यानी इसकी वजह से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। यानी हाई टेम्परेचर पर प्लांट्स ने क्या, सॉरी टू से लो टेम्परेचर पर प्लांट्स ने क्या लानी है मॉडिफिकेशन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, वो रेज कर देनी है, यानी हाई कर देनी है। ठीक है। अब दिस अडाप्टेशन रिक्वायर्ड टाइम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर स्ट्रेसफुल। अब रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट वो क्या है, मोर स्ट्रेसफुल है। इसी वजह से ये जो अडाप्टेशन है ये क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है प्लांट्स के अंदर। यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ने क्या है, इसकी वजह से क्या है कि प्लांट्स के सेल के अंदर क्रिस्टल नहीं बनेगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है टाइम रिक्वायर होता है। और उसके साथ साथ इसकी रीज़न है रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज़ मोर स्ट्रेसफुल। रैपिड चिलिंग जो होती है प्लांट की वो क्या होती है, मोर स्ट्रेसफुल होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद इन द सेल, विद इन द सेल। अब जब फॉर्मेशन हो जाएगी आइस क्रिस्टल की सेल के अंदर, उसकी वजह से परफोरेट्स हो जाती है, यानी परफोरेशन हो जाती है, क्रिस्टल बन गई हैं। वो क्रिस्टल क्या है, छोटे छोटे स्टॉक बना देंगे किसके, मेम्ब्रेन के अंदर एंड आर्गन्स के अंदर, हेंस किलिंग द सेल, जिसकी वजह से प्लांट का जो सेल है
वो किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोपरेशन होगी है किसकी वजह से, आइस क्रिस्टल की वजह से। प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन, अब ये किसके अंदर होता है, जो नेटिव होते हैं कोल्ड रीजन के, वो हैं ओक्स, स्नोबर के, मैपल्स यानी सेब वगैरह के, रोजेस फूल वगैरह के, इनके अंदर ये क्या है, लो टेम्परेचर का इफेक्ट भी हो सकता है, उसके साथ साथ अडेप्टेशन भी होती है। अब थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल, यानी एनिमल के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल है, ये इंटरनल टेम्परेचर को ऐसे मेंटेन करते हैं, वो आज वो हम देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अब टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन, अब टेम्परेचर जो एनिमल का वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट कैसे पॉसिबल हो रही है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए भी प्रोड्यूस हो रही है, यानी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के नतीजे में भी क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और उसके साथ साथ द रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, एक्सटर्नल हीट गेन कैसे हो रही है, सनलाइट और थर्मल रेडिएशन से भी हीट गेन हो रही है। और उसके साथ साथ रेट ऑफ हीट लॉस, और जब अब हमारी बॉडी से रेट ऑफ हीट लॉस भी हो रहा है, यानी हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल भी रही है, इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी हीट पॉसिबल हो रही है। अब उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं हीट गेन हीट लॉस, देखें अब हीट गेन कैसे है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन के जरिए भी हीट गेन हो रही है। ठीक है, ये इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट, अब सनलाइट से डायरेक्ट भी आ रही है, उसके साथ साथ रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ट्रांसफर हीट इनटू द एनिमल, यानी सनलाइट से भी हीट गेन हो रही है और उसके साथ साथ इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन से भी। इन दोनों के नतीजे में बॉडी हीट क्या है, वो क्या है, इंक्रीज कर रही है। हीट लॉस कैसे हो रही है, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। अब ये जो रेडिएशन इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन आती हैं हमारे बॉडी को टकरा वापस चली जाती हैं, इस तरह हीट लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ जो हीट अब्जॉर्ब हो जाती है वही अब्जॉर्ब इवेपोरेशन के जरिए क्या है, वो क्या है, लॉस हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है, इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट टू द एनवायरनमेंट, इवेपोरेशन और रेडिएशन ट्रांसफर कर रही है हीट किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल, अब एनिमल के अंदर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन अगर होगी तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए एनिमल्स डील्स विद वेरिएशन इन द एनिमल्स करेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक के मुताबिक टू टाइप्स बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर है। ठीक है, देखें टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब एनिमल्स टू टाइप्स के हो सकते हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के मुताबिक, वो है वो किलोथर्म और उसके साथ साथ होम्योथर्म। तो किलोथर्म कौन से हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। होम्योथर्म्स कौन से हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को किलोथर्म के लिए नहीं, अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग आएगी तो उस चेंजिंग के मुताबिक ये अपनी बॉडी को खुद ब खुद क्या है, चेंज कर लेंगे। लेकिन होम्योथर्म के अंदर, वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर, इन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। ये देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। देखें वो किलोथर्म, एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट। अब एनिमल्स जिनकी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर यानी एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के साथ साथ, अब इन्होंने भी अपनी बॉडी को उसी टेम्परेचर के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट कर लेना है, चेंज कर लेना है। देखें एयर और वाटर टेम्परेचर और चेंज, अगर एयर या वाटर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये तमाम एनिमल्स क्या करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म उस तरह खुद ब खुद अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। इसमें इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के तमाम क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैबिटेट का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इनकी बॉडी के अंदर कोई भी क्या है, रेगुलेशन नहीं होगी, बल्कि खुद ब खुद उस बॉडी के यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें होम्योथर्म्स की, व्हेन एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर, अगर एयर और वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इन्होंने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। इंक्लूड बर्ड्स एंड मैमल। अब इस बर्ड्स और मैमल्स के अंदर अगर हम बात करें कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चेंज होता है
तो इन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है बाकायदा, किसके ज़रिए, कोई भी मैकेनिज्म के ज़रिए। अगर हम बात करें उनकी कोल्ड ब्लडेड की, अब ये वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद ब खुद उनकी बॉडी उसके मुताबिक डल जाती है। डे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी।